बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। आज हमने चैप्टर 1 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री की डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है। स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स, इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। अजप्शंस, स्टैचोमेट्री के दौरान जो अजप्शंस रिक्वायर्ड है, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। रिलेशनशिप, स्टैचोमेट्री के दौरान जो हमें रिलेशनशिप स्टडी करनी है, मतलब रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों के रिलेशन को हमने स्टडी करना है, वो भी आज इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। केमिकल इक्वेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जो इससे कनेक्टेड है स्टैचोमेट्री से, केमिकल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। केमिकल इक्वेशन होती क्या है। बैलेंस मेथड, मतलब केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए मेथड कौन से यूज होते हैं उनके नेम जस्ट रीड करेंगे। एंड लिमिटेशंस, और जो केमिकल इक्वेशन है उसकी लिमिटेशंस क्या है। What is stoichiometry? The branch of chemistry that deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation is called stoichiometry। पर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो अमाउंट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन, दैट इज स्टैचोमेट्री। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितनी अमाउंट में हिस्सा ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी अमाउंट में बन रहे हैं, इन दोनों का जो रिलेशन है क्वांटिटेटिव, इसको हम कहते हैं स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स एज गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन और कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स। हम जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उस केमिकल इक्वेशन से जो हमें रिएक्टेंट्स के जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो अमाउंट्स हमें मिलेंगी फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो जो अमाउंट्स होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनको हम कहेंगे स्टैचोमेट्रिक अमाउंट्स। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है H2 plus O2 combine to form give water H2O। अब हम जब इसकी इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं 4 ग्राम। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके 2 मोल हैं, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो 2 मोल एंड 1 मोल जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं 2 मोल वाटर। अब जो हाइड्रोजन 2 मोल है इक्वल टू 4 ग्राम और जो ऑक्सीजन 1 मोल दैट इक्वल टू 32 ग्राम। अगर हम वाटर जो 2 मोल जिनका हम मैथ चेक करें दैट इज 36 ग्राम। मतलब ये जो है हमारे पास 4 प्लस 32 इक्वल टू 36, तो अगर ये हम वाटर जो हमारे बनना है 36 ग्राम, तो ये जो अमाउंट्स हैं इक्वेशन को हमने बैलेंस किया तो ये 32 ग्राम दैट इज स्टैचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये 4 ग्राम दैट इज स्टैचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, 36 ग्राम जो है ये वाटर है दैट इज स्टैचोमेट्रिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी वाटर। Assumption C, when stoichiometric calculations are performed we have to assume the following conditions। जब हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ कंडीशन जो है वो अपने माइंड में अज्यूम करनी पड़ती हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं जी। नंबर 1 है जी ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो फर्स्ट कंडीशन है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के दौरान जो फर्स्ट अपने माइंड में रखनी है वो ये है, सारी की सारी जो रिएक्टेंट्स हैं उनको कन्वर्ट होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। सेकंड वन इज नो साइड रिएक्शन, अगर वहां पे कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई साइड रिएक्शन वहां पे स्टार्ट हो गया तो जो आपके जो एक्चुअल प्रोडक्ट होंगे उसके साथ बाई प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ चीज बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो ये रिलेशन है क्वांटिटेटिव रिलेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैसेज का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो जो सेकंड कंडीशन है ये है नो साइड रिएक्शन, अगर वहां पे कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड फॉलो ड्यूरिंग स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। जब हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दोनों लॉ फॉलो होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है जब भी केमिकल चेंज आती है तो जो मास केमिकल चेंज से पहले होगा आफ्टर द केमिकल चेंज मास वही रहेगा। मतलब जितने ग्राम रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ग्राम उन दोनों रिएक्टेंट के इक्वली होंगे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है ना तो मास क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि क्या होगा एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये कहता है कि जो भी कंपाउंड है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स होती है, चाहे आप वो केमिकल कंपाउंड एक मेथड से बनाएं या दूसरे 2 मेथड से बनाएं या 3 मेथड से बनाएं, तो जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बनता है उन एलिमेंट के मैसेज के दरमियान हमेशा फिक्स रेशो होती है। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें वाटर की, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो वाटर बनता है।
तो वाटर के अंदर जो उसका जो केमिकल फार्मूला दैट इज H2O है, उसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम रेशो निकालते हैं भाई मैस है तो 1:8 होती है। अगर हम वही वाटर अगर हम बनाते हैं अल्कोहल से, अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन से अगर हम वही वाटर बना लें तो वाटर का फार्मूला फिर भी वही रहेगा, H2O ही रहेगा, और जो वहाँ पे जो रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैस की जो रेशो वो 1:8 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। रिलेशनशिप्स नंबर 1 है जी mass relationship. If we are given the mass of one substance, we can calculate the mass of other substance in a chemical reaction. अगर हमने स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर हमने स्टडी करनी है तो अगर हमारे पास एक रिएक्शन का हमें मैस गिवन होगा तो उस रिएक्शन के उस मैस से जो प्रोडक्ट जो बन रहे होंगे हम उनका मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन फर्स्ट है। अगर हमें एक रिएक्शन का मैस गिवन हो तो हम प्रोडक्ट जो बनेंगे उनमें से किसी का भी हम जो है मैस है वो उस गिवन रिएक्शन के मैस से उसका मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। Second relation is a mass-mole relation. If we are given the mass of one substance, we can calculate the mole of other substance in a chemical reaction. अगर हमारे पास mass given हो तो उस mass से हम जो चीज़ बन रही है उसका mass भी और उसके second वन है उसके हम moles भी calculate कर सकते हैं। तो हमें अगर एक रिएक्शन का एक mass given है तो जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट के जो moles हैं वो हम उस given mass से calculate कर सकते हैं। थर्ड वन रिलेशन इज अ मैस वॉल्यूम रिलेशन। तो मैस वॉल्यूम रिलेशन के अंदर इफ वी आर गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हम परफॉर्म करवा रहे हैं तो हमें अगर मैस गिवन है किसी रिएक्शन का तो जो हम इक्वेशन लिखेंगे जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो हम उस गिवन मैस से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ रिलेशन जो कि पॉसिबल है मोल रिलेशन। If we are given the mole of one substance, we can calculate the mole of other substance in a chemical reaction. Chemical reaction के अंदर एक भी substance के अगर moles given है तो उससे हम जो दूसरी substance होगी, दूसरे जो products होंगे उनकी जो moles हैं वो हम given mole से जो given mole होंगे reactant से उससे हम जो product है उनके moles भी calculate कर सकते हैं। तो ये relation हम stoichiometric calculation के दौरान ये relation हम study कर सकते हैं। What is a chemical equation? A statement that describes a chemical reaction in terms of symbols and chemical formulas is called chemical equation. मतलब ऐसी इक्वेशन जो एक केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करती है वो जो स्टेटमेंट होगी दैट विल बी अ केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि H2 + O2 जब कंबाइन होते हैं बनाते हैं 2H2O तो ये वाटर बनाते हैं। तो कार्बन प्लस O2 द कंबाइन टू गिव CO2। तो ये हमारे पास है कि ये हमने इस रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय सिंबल्स। तो ये हमारे पास सिंबल है हाइड्रोजन का जी H है हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H2 की फॉर्म में आएगा जी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा प्लस O2 ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट का जो है ये वाटर इसका जो केमिकल फार्मूला है H2O है। तो इस रिएक्शन को ये जो स्टेटमेंट है जो इस रिएक्शन को इस सिंबल्स और इस प्रोडक्ट इस केमिकल फार्मूला की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर रही है इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। इसका कार्बन है और ऑक्सीजन है ये दोनों जब कंबाइन होते हैं ये CO2 बनाते हैं। तो कार्बन सिंबल है कार्बन एलिमेंट का O2 इज अ सिंबल। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो केमिकल जो फार्मूला है दैट इज CO2। तो ये स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड वन इज रिडॉक्स मेथड, थर्ड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं जस्ट इनकी जो है नेम आपने तैयार करने हैं और इनकी जो डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है रिडॉक्स मेथड हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये हम चैप्टर नंबर 8 में जाके पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। A chemical equation does not tell about the rate of chemical reaction. तो नंबर 1 जो लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन की वो ये है जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि जो रिएक्टेंट्स है किस स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन ये हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इट डज नॉट टेल अबाउट कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के लिए जो सूटेबल कंडीशंस हैं उसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन जो है हमें केमिकल इक्वेशन नहीं दे सकती। नंबर 3 इट डज नॉट गिव कलर ऑर्डर और अ स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट हिस्सा ले रहे हैं जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं रिएक्टेंट जो हिस्सा ले रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है उनका कलर क्या है उनका टेस्ट क्या है। तो इस चीज़ के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन नहीं दे सकती।
We can even write the equation for those reactions that does not occur. Even के कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन केमिकल इक्वेशन से हम वो रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।